नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चौधरी। शपर की हद है वहां तक निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, अरे मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जैसा कि हम डेली कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही प्रिपेयर करो और इनसे सिमिलर क्वेश्चंस, इनके पैरेलल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो ताकि छोटे क्वेश्चंस पर अच्छी कमांड बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखो, जब दो आवेशों के मध्य सिर्फ वायु रहती है या निर्वात रहता है तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो होता है बच्चों F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जैसे ही हम दोनों आवेशों के बीच में कांच की प्लेट रखेंगे तो यहां निर्वात न होकर के दोनों के मध्य का जो माध्यम है वो हो जाएगा माध्यम का बल। ये माध्यम का बल जो निकालेंगे उसके लिए माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, ये कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। जबकि अगर हम कांच की प्लेट रख देंगे तो यहां पे आएगा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक इतना सा अंतर है कि यहां पर एप्सिलॉन नॉट है और यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन है, जो कि दिखाता है कि ये दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है जो कि निर्वात में उपस्थित है, और ये लग रहा है कि उनके मध्य कोई ना कोई माध्यम है। और हम सभी जानते हैं कि एप्सिलॉन गुणन होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का, तब हमें मिल जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों इसको देखो, ये जो पार्ट है ये किसको दिखा रहा है? F को दिखा रहा है। तो यहां से हमें जो मिल जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर किसका? F का। तो ये हमारा रिजल्ट होने वाला है, यानी कि पूर्व में जो बल लग रहा था, अब जो बल लग रहा है, पूर्व में जो लग रहा था बल, उसका 1/एप्सिलॉन आर गुणा प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये हमें कम प्राप्त हो रहा है, यानी बल घट गया है। जो निर्वात में जो सबसे अधिक बल लगता है निर्वात में दो आवेशों के मध्य, वो बल माध्यम में रखने पर या माध्यम उनके बीच में रखने पर बल घट जाता है। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि कम हो गया है। दो आवेशों के मध्य जैसे ही किसी भी माध्यम रखेंगे, यहां पे रखी हमने कांच की प्लेट, या फिर हम कुछ भी दूसरा माध्यम इनके बीच में रख देंगे तो इनके मध्य लगने वाला बल का मान घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख बनाइए। लंबे सीधे आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद में हम ग्राफ सोल्व कर पाएंगे। और यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो E है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r के। अगर मैं इसका ग्राफ R के साथ बनाता तो मेरा ये ग्राफ बन जाता, ये R मान लेता, ये E मान लेता। R का मान बढ़ने के साथ साथ E का मान घट रहा है, लेकिन हमें R के साथ पूछा ही नहीं है। हमें जो पूछा है वो पूछा है कि 1/r के सापेक्ष E का क्या होगा। तो 1/r का अगर एक साथ मान इंक्रीज होता है तो E का मान भी एक साथ इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये समानुपाती है एक दूसरे के, इसीलिए यही ग्राफ इसके लिए सूटेबल रहेगा, 1/r का E के साथ समानुपाती वाला ग्राफ। तो इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पहली बात, संधारित्र पता होना चाहिए हमें। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र में दो समान आकार की प्लेटें होती है जिन पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, प्लस, और इस पर होता है माइनस। यदि हम इनको किसी तार के द्वारा जोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि दोनों आवेश मिलकर के संधारित्र को निरावेशित कर देते हैं, अर्थात संधारित्र क्या हो जाएगा? निरावेशित हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे हो गया संधारित्र हमारा निरावेशित हो गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती है?
जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि चालकों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना, चालकों में यदि ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने से इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से अपवहन वेग भी परिवर्तित होता है। साथ ही प्रतिरोध से प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाती है ना। तो जो चेंज नहीं होता वो नहीं होते मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ताप बढ़ाओ या घटाओ, उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन या उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए फ्री है वो कम नहीं होंगे, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। प्रैक्टिकल जब हमने किए थे या आप सभी ने प्रैक्टिकल किए होंगे तो विभव मापी में हमने दो सेल लिए थे, एक लकलांसी सेल और एक डेनियल सेल। और सेल लेने का मतलब यह था कि हमने सेल का विद्युत वाहक बल भी वहां पे मापन किया था, विभव मापी में प्रवाहित धारा को भी मापा था और प्रतिरोध का मापन भी किया था, जो कि प्रतिरोध हमने जोड़े थे प्रतिरोध बॉक्स से। तो जो वहां पे हमने काम में नहीं लिया था वो इसलिए नहीं लिया था धारिता और स्वप्रेरकत्व को, क्योंकि इनको हम विभव मापी की सहायता से नहीं माप सकते। धारिता और स्वप्रेरकत्व को विभव मापी की सहायता से नहीं माप सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किससे क्रिया नहीं करता है? चुंबकीय क्षेत्र से ही क्रिया करता है ना। तो हम बात करते हैं आवेशों की। हमारे पास यदि दो आवेश हो, एक आवेश हो स्थिर आवेश और दूसरा आवेश हो गतिमान आवेश, गतिमान या गतिशील आवेश। स्थिर आवेशों को बिंदु आवेश भी कहते हैं। तो स्थिर आवेश एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और ये एकमात्र विद्युत क्षेत्र का ही निर्माण करते हैं। जबकि ये वाले जो आवेश होते हैं ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करते हैं। तो बच्चों ऑप्शंस देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। चुंबक से, देखो चुंबक तो ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र बनाती है तो चुंबक से करेगा। तो हरित चुंबक से, गतिशील चुंबक से भी करेगा क्योंकि गतिशील चुंबक क्षेत्र भी क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। और स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाते तो स्थिर आवेश से ये क्या नहीं करेगा? अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा। चल विद्युत आवेश का मतलब गतिशील आवेशों से भी क्या बनता है? गतिशील आवेशों से भी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इनसे भी करेगा, चुंबक से, त्वरित चुंबक से या चल विद्युत आवेश से, लेकिन किससे नहीं करेगा? स्थिर विद्युत आवेश से। अतः अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्थिर आवेश से। स्थिर आवेश से अन्योन्य क्रिया नहीं करता है। दैट्स द राइट आंसर। एंड द सेकंड, अगला क्वेश्चन अपना, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं। पहली बात, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसी उपयुक्त पदार्थ का नाम बताइए, तो हम जल्दी से स्टील का नाम लेते हैं। तो स्टील के अंदर कुछ गुण होता है और वो गुण ये होता है कि बाकी चुंबकों को पीटने या जलाने या गर्म करने या जमीन में गाड़ने से उनका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है। जबकि इसको, स्टील को यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी रख दे तो इसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। यही इसकी खास बात है, यानी कि साधारण चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपना, क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी से है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अंदर से उठा करके, अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने क्यूरी का नियम लौह चुंबकीय पदार्थों में भी पढ़ा होगा और अनुचुंबकीय पदार्थों में भी पढ़ा होगा, क्यूरी वाइस नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। यहां पर दोनों अनुचुंबकीय दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें एक ही अनुचुंबकीय दिखे तो वहां पे क्लिक कर देना, है ना, कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर होता है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूर्णन करती हुई कुंडली के बारे में हमने पढ़ा है विद्युत मोटर में और विद्युत धारा जनित्र में। उसमें हम एक आयताकार कुंडली लेते हैं और वो वहां पे घूमती है। विद्युत धारा जनित्र जब हमने पढ़ा था तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता था वो लिया जाता था त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। कारण यह होता है
कि धारावाही जो कुंडली होती है उस पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लेने का यह कारण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कुंडली पर लगाया गया बल होता है ILB sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कुंडली पर लगाया गया बल होता है ILB sin थीटा, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम गुणन कर सके, अधिकतम बल प्राप्त कर सके। और अधिकतम बल प्राप्त तब होगा, एब मैक्सिमम प्राप्त तब होगा जब साइन थीटा का मान 1 हो जाए। और साइन थीटा का मान 1 तब होता है जब थीटा का मान π/2 हो जाए। तो π/2 होने का मतलब यही है कि यहां पर अपना जो कलांतर है वो π/2 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम बल कुंडली पर आरोपित होगा और वो मैक्सिमम घूर्णन करेगी और उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ने से उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। तो उनके मध्य कलांतर के लिए हम क्या आंसर देंगे इसका, π/2। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना धारा को कम कर सकता है। तो बच्चों पता है प्रतिरोध को हम लगाते हैं ताकि धारा कम हो, लेकिन वो क्या करता है, शक्ति की हानि भी करता है, क्योंकि प्रतिरोध तब बढ़ता है जब तार की लंबाई बढ़ जाती है या तार का क्षेत्रफल घट जाता है या तार की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो तार पर धारा ज्यादा देर तक प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाता है और धातुओं में तार गर्म होने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाने से धारा घट जाती है, तो शक्ति की भी हानि होती है। प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों लगा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध तो उतनी ही शक्ति की हानि करेगा। प्रतिरोध और धारिता लगा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध भी उतनी ही मात्रा में फिर शक्ति की हानि करेगा और धारिता अलग से करेगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं, शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग करके, यानी प्रेरण कुंडली का उपयोग करके शक्ति में हानि किए बिना धारा को क्या कर सकते हैं, कम, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेल, यानी कि धारितीय प्रेरकीय प्रतिघात, जो कि प्रतिरोध के समान ही होता है और ये क्या करता है, धारा के मान को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक दंड चुंबक को कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, जब कुंडली या फिर चुंबक दोनों में से कोई एक क्या हो, गतिशील हो। दोनों में से कोई एक गतिशील होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उससे उत्पन्न होगी प्रेरित विद्युत धारा। तो चुंबक का वेग, इसका मतलब चुंबक गतिशील है, ये निर्भर नहीं करता है, इसका ये नहीं होगा, इस पर तो निर्भर करता है, चुंबक पर निर्भर करता है। कुंडली में घेरों की संख्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, -N d∅b/dt। तो घेरों की संख्या यानी कि फेरों की संख्या n पर भी निर्भर करता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि चुंबकीय आघूर्ण पर भी निर्भर करेगा, चुंबक पर, लेकिन किस पर निर्भर नहीं कर सकता, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर नहीं कर सकता। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के तार का विशिष्ट प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो बच्चों वो हो जाएगा द, इसका आंसर हो जाएगा द, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखो, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने कैलकुलेट किया हुआ है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है सकेंद्रीय वर्तों के रूप में, और P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बच्चों वो हो जाएगा μ0I/2πr। अब ये हमें क्या बोल रहा है कि नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यदि हम धारा के मान को नियत रखें। धारा के मान को मैं चेंज नहीं कर रहा, मुझे जो चेंज करना है वो चेंज करना है r का मान। r का मान मुझे क्या रखना है, r/2। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और b' जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 μ0I/2πr। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b' = 2b, ये वापस b का मान है, यानी कि मेरा नया चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिसमें धारा नियत है, बस दूरी अधिक करी है, उसका 2 गुना मिलेगा। यानी कि पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा मिलेगा
और दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता चला जाएगा। और वैसे भी तुम्हें पता होगा कि चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं एन और एस। एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे ही दूरी बढ़ाएगी चुंबक के साथ, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम, यहां पर कम, और पास में क्या होगा, ज्यादा। वैसे ही तार से दूरी बढ़ने के साथ साथ, पहले आर दूरी पर था तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बी था, सिर्फ बी, और जैसे ही वो पास ले आए हम आर का क्या कर दिया, r/2, यानी कि आधी दूरी कर दी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, दुगना, यानी कि पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। लेकिन ये सब बाद में आएगा, पहले ये सूत्र आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक मीटर सेतु दिया हुआ है और मीटर सेतु में हमें पूछा है अज्ञात प्रतिरोध आर का मान। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र लगाते हैं हम। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र, अज्ञात प्रतिरोध यहां पर आर है, तो आर बराबर क्या होता है, एस 100 माइनस एल बटे एल। देखो बच्चों, तुमने ये भी पढ़ा हो सकता है, आर 100 माइनस एल बटे एल। इस सूत्र में और इस सूत्र में क्या फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है, इस सूत्र में और इस सूत्र में फर्क देखो। सबसे पहले यहां पे आर की जगह एस है और एस की जगह आर है, तो हो सकता है किसी ने मीटर से तुम्हें यहां पर एस लिया हो और यहां पर आर लिया हो, तो उस कंडीशन में तो ये सूत्र लगेगा ऊपर वाला, और किसी ने यहां पर आर जैसे कि इसी में लिखा हुआ है यहां पर आर, तो आर के लिए अज्ञात प्रतिरोध का ये सूत्र लगाएंगे। संतुलित लंबाई होती है एल, जो कि को 1 मीटर लंबे तार पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप देने वाली स्थिति को दिखाती है, कि यहां पे 20 सेंटीमीटर पर जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या गया है, शून्य, वो हमारी एल कहलाएगी। यानी कि एल बराबर क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और पूरा तार होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर का, पूरा तार होता है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का। तो यहां से हम आर का मान कैलकुलेट कर देते हैं। एस का मान हमें दिया हुआ है 55 ओम, 100 माइनस एल का मान है 20, 20 में 20 का भाग देंगे, 80/24, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड वी गेट 220 ओम। 220 ओम हमारे मीटर सेतु का अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात हो जाएगा यहां से। वेरी इजी, बस ये सूत्र का ध्यान रखना। यहां पर अगर तुमने यहां पर एस पढ़ा हुआ है तो ऊपर वाला सूत्र लगा देना, यहां पर आर मिल जाए तो नीचे वाला सूत्र लगा देना, आर की जगह एस करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विभवमापी में विभवांतर मापने में ऐसा उपकरण है, उसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, विभवमापी में विभवांतर मापने के लिए यहां हम एक उपकरण लेते हैं, गैल्वेनोमीटर लेते हैं धारा मापने के लिए, जो कि हमारा विभव भी मापता है, और वोल्टमीटर से बेहतर इसीलिए मानते हैं उसको क्योंकि उसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। विभवमापी को वोल्टमीटर की तुलना में उपयुक्त उपकरण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये विभवमापी जिसका प्रतिरोध होता है अनंत, ये थ्योरी से याद कर लेना, अनंत प्रतिरोध होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। पहली बार ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा, हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है, लेकिन बहुत बच्चों का दिमाग काम तब करता है जब क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिना क्वेश्चंस को समझे आंसर भले ही उन्हें आते हो वो दे नहीं पाएंगे। तो पहले तो विद्युत द्विध्रुव याद करो, विद्युत द्विध्रुव तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, और फिर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी होगी। तो हमने तो पढ़ी है विद्युत क्षेत्र के एक्स और निरक्ष के लिए, लेकिन यहां पर जो दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, उनका मतलब भी वही निकलता है। अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया कि एक्स एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अनुप्रस्थ के लिए हो गया कि वाई एक्स पर यानी कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम सभी जानते हैं कि ई अक्ष क्या होता है, ई अक्ष होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और यहां पर p है द्विध्रुव आघूर्ण। ये अपना पहला समीकरण हो गया। और जो दूसरा होता है निरक्ष, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम,
अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, x को अनुदैर्ध्य और निरक्ष को अनुप्रस्थ। तो ई निरक्ष हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा P/r³। इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे, तीव्रताओं का अनुपात निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये सब बिल्कुल सेम है। यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा है और वो है हमारा 2। तो यहां से हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष, इसके बराबर हमें मिल जाएगा 2/1, यानी कि 2:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। 20 तारीख तक हम कम से कम 200-250 क्वेश्चंस पर पहुंच चुके होंगे, और तब जाकर के तुम्हारा जो 20-21 नंबर का छोटे क्वेश्चंस का मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। बाद में हम एक ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा की जाएगी, और उसमें बड़े छोटे निबंधात्मक है ना, अति लघुरात्मक सारे क्वेश्चंस पर और चर्चा होगी, वन लाइनर क्वेश्चंस पे। एक वीडियो अपना पूरी किताब के जितने भी ग्राफ फॉर्म के क्वेश्चन हैं, ग्राफ फॉर्म के क्वेश्चन है, वो सारा वीडियो एक दिन सारे ग्राफ को समझाने के लिए लिया जाएगा। तो मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखना है, साथ के साथ पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड और